दरअसल आप कोशिश नहीं करना चाहते। आप ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। केसेस हम रोज अपने जो 498 डीबी 125 लगाए उनसे ही बचने के तरीके फॉर्मूले ढूंढते रहते हैं और इसी वजह से ज्यादातर नाकामियों का सामना करना पड़ता है। अगर इस तरह की न्यूज़ेस कि ससुर को जेल हुई, पत्नी को जेल भेजा गया, पत्नी पे भारी भरकम जुर्माना लगाया गया, ये पढ़ने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता है कि न्याय प्रणाली इतनी भी गड़बड़ नहीं है कि आपको न्याय नहीं मिले। आप अगर प्रॉपर अपने केस के अंदर एक सही पेशकश रखें, तो आपका केस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और सॉल्यूशन आपके हाथ में आएगा। आपको अपनी पत्नी के लगाए हुए केसेस के बारे में ज्यादा चिंता करने से जरूरी है कि उसको एक मुंह तोड़ जवाब दें। और ये एक सबसे कमजोर कड़ी से होता है। आपके ससुर साहब, वहां तोता है वो सबके परिवार का, उसमें सबकी जान बसती है। अगर वो पकड़ में आ गया ना, तो सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। सारे झूठे केस लगाना और लड़ना भूल जाएंगे। आज का वीडियो यही सोल्यूशन देता है। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि एजुकेटेड हो जाइए। एजुकेटेड होने का फायदा क्या होता है लॉ के कंटेक्स्ट में, कि आप जितना मिसगाइडेड और मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ जस्टिस को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके फेवर में नहीं है। यहां पर हम आपको सही कानून, सही परिभाषा और बहुत सारे जजमेंट्स, बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे एक्ट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में नॉलेज देते हैं। इसके अलावा सिचुएशनल प्रोग्रामिंग होती है। जैसे आपकी सिचुएशन चलती है केस में, उसी तरह की प्रोग्रामिंग और प्लानिंग इन कोर्सेज का हिस्सा। आपको हर वक्त पहले से पता होता है कि काफी कुछ आपके केस में क्या होने वाला है और अब आपको उसको कैसे ड्राइव करना है। ये सब अगर इतने अच्छे तरीके से प्लान होकर किसी व्यक्ति को मिलता है, तो उसके रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे। और बढ़ेंगे तो फिर वो अपना काम आसानी से सॉल्व कर पाएगा अपने केसेस के अंदर और जल्दी अपने केसेस से कम टाइम और कम खर्चे के अंदर निकल सकता है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, मजबूत है, अपने केसेस में अच्छा कर पा रहे हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए, फिर उसके बाद ज्वाइन कीजिए। आप अगर किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूं, तो फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए और उसके बाद आपसे बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं, लीगल ईगल इंडिया चैनल में। देखिए दोस्तों, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, पहले उस पे बात करते हैं। आपको सिर्फ 3 चीज़ों की फ़िक्र है। मेंटेनेंस कैसे बचाएँ, पुलिस से बचने के लिए ज़मानत कैसे कराएँ, जबकि इन सब चीज़ों के अंदर आपके पास ज़्यादा अच्छी रेमेडी ये होती है कि आपकी पत्नी से ज़्यादा झूठ आपके 498 ए और डीवी के केसेस में आपके ससुर ने बोले हैं। अभी ससुर ने तो हमारे खिलाफ पिटीशन लगाई नहीं, कोई एफआईआर लिखवाई नहीं, फिर कैसे? सारी ज़िम्मेदारी वो खुद ही तो ले रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि साहब सारा जो है खर्चा मैंने किया, सारा जो पैसा है वो सब कुछ मेरी तरफ से दिया गया, दहेज मेरी तरफ से दिया गया, सारे गिफ्ट्स मेरी तरफ से दिए गए। ये व्यक्ति अच्छा खासा शिकार होते हुए भी आप लोगों की नज़र में नहीं आता है। मैं सीधे-सीधे आपको आज एक पूरा-पूरा क्लियर कर्नाटक के मेरे क्लाइंट हैं, उनके बारे में बताता हूँ ये मैटर। और ये अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही उनसे बात हुई है। वो रेगुलर मुझसे अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं और शायद अब तक 30 या 35 बार वो मुझसे अपॉइंटमेंट ले चुके हैं और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट लेके काफ़ी डिस्कशन करके अपना केस मेरे हिसाब से चलाकर और आसानी से रिजल्ट लिया। और वहाँ हमने टारगेट किया था उनके ससुर साहब और कोई स्पेशल उनके पास एविडेंसेस नहीं थे, कोई स्पेशल उनके पास फैक्ट नहीं थे। जिस तरह की स्थिति आपके केसेस में बनाई हुई है, वैसे ही स्थिति थी। बस उसको जो बाकायदा डेवलप और डिजाइन किया गया, जो सिचुएशनल प्रोग्रामिंग की गई, वो जो थी वो देखने लायक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनका नाम है रमेश नाथ। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिंपल सा मुझसे बात की। इनको गुस्सा था कि मेरा परिवार तुड़वाने में सबसे बड़ा लीडिंग रोल जो प्ले किया है, वो मेरे ससुर ने किया है। इस बात को हमें भी नोटिस में लेना पड़ा कि हाँ, कहीं न कहीं ये व्यक्ति हार्मफुल है इस पूरे परिवार के लिए। तब वो चाहते थे कि उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाए। हमने उनके केस को समझा, उन्होंने पूरा समझाया अपने केस को, उन्होंने काफ़ी अच्छा समझ रखा था। वहाँ पर ये चीज़ें निकल के आई कि ससुर साहब ने दावा किया 50 लाख रुपए का। गुस्से में रमेश नाथ ने एक बार कहा
कि भाई ये जो चीजें होती हैं, ये कैसे पॉसिबल है सर? 50 लाख रुपए तो कभी उसने मैंने नहीं देखा खर्चा किया, बिल्कुल सस्ते में शादी की थी और हमने तो कभी उससे बोला भी नहीं कि इतना खर्चा करो या करो। और वो खुद एक बाकायदा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर रहा है, रेगुलर उसी स्कूल में बचपन से हम जब से बड़े हुए हैं, तब तक उसको देख रहे हैं। हमारे पुराने जानकार में था वो, तब से वो वहीं पढ़ा रहा है। तो क्या उसकी सैलरी रही होगी और 50 लाख रुपए कहाँ से खर्च किया? इस सारी चीज़ों पर हम लोगों ने दिमाग लगाया, तब हमने 2 काम किए। एक तो वहाँ कच्ची रसीदें लगी हुई थी। हमने जीएसटी डिपार्टमेंट को उसके बारे में डिटेल भेजी और वहाँ से आरटीआई माँगी। जीएसटी डिपार्टमेंट इसमें बात में बहुत मेहरबान है, आरटीआई में ये चीज़ें जल्दी से जल्दी क्लियर कर देता है। जब हमें ये बात पता लगी तो तुरंत वहाँ से जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा कि ये रसीदें गलत हैं, इन पे कभी भी जीएसटी जो है पे नहीं किया गया। एक अच्छा काम ये हुआ कि वहीं से जीएसटी डिपार्टमेंट ने उन दुकानदारों के खिलाफ एक इनिशिएटिव लिया कि आप इस तरह की रसीदों पर बिल क्यों काट रहे हैं जिस पे आपका जीएसटी पेड नहीं है। और वहाँ से उनको नोटिस देके शो कॉज़ नोटिस पे बाकायदा वहाँ बुला लिया गया कि आप आकर बताइए कि इस तरह का बिल आपकी दुकान से जारी कैसे हुआ। अब इससे हमारे पास एक बहुत मजबूती आ गई कि कम से कम एक पूरा फर्जीवाड़ा हमारे पास निकल के आ गया और उनको जो नोटिस दिया गया और वो जो केस चलाया गया दुकानदारों पे, उसकी भी हमारे पास उस टाइम पे सर्टिफाइड कॉपी आ चुकी थी। दूसरा काम इसी वक़्त में एक और साथ में किया गया, वो ये था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जानकारी माँगी गई कि इस व्यक्ति की जो सैलरी अब तक है और उसमें इनकम टैक्स दिया गया है, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। जल्दी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बारे में जानकारी नहीं देता। तो हमने इसके अंदर सीआईसी को इन्वॉल्व किया प्रॉपर और इसके पर्सनल मैटर बताते हुए इसके ऊपर लाइफ और लिबर्टी की कॉज से लगातार 2-3 बार फ़ॉलो अप लेने के बाद वहाँ से हमें एक अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट आ गया। बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इस व्यक्ति का कभी 50 लाख रुपए के आस-पास कभी भी इनकम टैक्स टोटल जीवन में नहीं भरा गया। अब ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि 50 लाख रुपए तो इसने शादी में खर्च कर दिए और 50 लाख रुपए का जीवन में इसने टैक्स नहीं भरा। फिर उस स्कूल को भी हमने आरटीआई के थ्रू ये डिटेल्स माँगने की कोशिश की, स्कूल ने शुरू में आनाकानी की, पर बाद में वहाँ पर जब हमने इस बात के बारे में डायरेक्ट रमेश नाथ को भेज के बात करवाई, तो पता लगा कि स्कूल वाले कोऑपरेट करना चाहते हैं, पर किसी तरह की अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। उन्हें आश्वासन दे दिया गया कि नहीं सिर्फ आप जानकारी दे दीजिए, हम आपको अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं करेंगे। हुआ यही कि वो सब चीज़ें मिलकर एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बन गया। अब बात आती है कि अब करें क्या इस डॉक्यूमेंट का? इसके थ्रू एफआईआर लिखवाई गई और बाकायदा वहाँ पर सिर्फ पिताजी को टारगेट किया गया। आप दोस्तों मानेंगे नहीं, अभी 8-9 दिन पहले ऐसी पोज़ीशन आ गई कि वहाँ से सीधी बीवी उठकर आई उसके घर पे और पीछे बढ़ गई। और बाकायदा 4-5 लोग जो आए उन्होंने कहा लास्ट में पूरी मीटिंग का जो मतलब निकला वो ये निकला कि हम 5-7 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से देंगे, आप कैसे भी ले लीजिए, चाहे डायरेक्ट ले लीजिए या कोर्ट से कंपनसेशन के रूप में माँग लीजिए, मगर हमारा पीछा छोड़ दीजिए, हमें ये केस नहीं लड़ना है। क्योंकि वहाँ पर जो दो 4-5 बंदे आए थे, हमने उन्हें भी पार्टी बना लिया था क्योंकि वो गवाह बने हुए थे कि हमने ये दिया, हमने ये दिया। तो उन्हें लग गया था कि अब हमारी बारी है, हमारे भी इसी तरह से रिकॉर्ड निकाले जाएँगे और हमें भी जेल भिजवाया जाएगा। और वो प्रेशर बना के लाए थे। जिसमें कुछ 2 चाचा थे, 1 मौसा जी थे, 1 मामा जी थे और 1-2 और रिश्तेदार थे। ऐसी पोज़ीशन आने के बाद वो लोग अपनी जेब से पैसा देके पीछा छुड़वाना चाह रहे थे। और अब रमेश नाथ का जो लास्ट कॉल आया था उसने कहा सर मुझे पैसा लेना नहीं है, मुझे केस लड़ना है। ये उसकी अपनी चॉइस है। मेरी तरफ से राय ये दी गई थी कि आप पैसा ले लीजिए और कंपनसेशन के रूप में ले लीजिए, इससे आप केस आगे भी लंबा चला सकते हैं और 420 का केस भी इन पे बना सकते हैं। क्योंकि कंपनसेशन के फॉर्म में लेने के बाद ये कहीं भी बात नहीं चलती कि आप उनके खिलाफ दोबारा कोई दूसरा केस नहीं कर सकते। पर अगर आप बाहर से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे तो कई तरह के प्रेशर्स आपके रहेंगे। दोस्तों, ये लाइव एग्जांपल देने का सिर्फ मेरा रीज़न ये है कि आप लोगों के पास हमेशा इस तरह के पुख्ता सबूत आपके 125 डीवी और 490 डे के अंदर लिखे हुए होते हैं, चाहे कोई एक केस भी गया हो, कि मेरे स पापा ने इतना खर्च किया था, इतना पैसा दिया, इतनी प्रॉपर्टी दी, इतना दहेज दिया और ये सब चीज़ें होती हैं। मैं डायरेक्ट ये लाइव एग्जांपल बताने का मेरे पीछे जो इंटेंशन है, वो सिर्फ ये है कि आप तेज़ी से अपने इन केसेस को सॉल्व कर सकें। अगर आपको बात समझ में आ रही है, तो अपने केसेस में भी इसी तरह से कोशिश कीजिए, वरना आप 490 डीवी और 125 से पार नहीं पा पाएँगे। महिलावादी कानून बिल्कुल नहीं है, पर हाँ, महिलाओं को पक्षपातपूर्ण रवैये से सपोर्ट करने वाले कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं और इसी वजह से आप लोगों को ये जातियाँ सहनी पड़ती हैं। बाहर से अपने शहर से आप ये केस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़की वालों के यहाँ करना है, क्योंकि सारी घटना का ज़िक्र आपके यहीं का बताया गया। और आप
बकायदा उन्हें वहां बुला सकते हैं। और वैसे भी ये केस बड़ी तेजी से चलते हैं। एफआईआर करना बड़ा आसान हो जाता है किसी कोर्ट के लिए, जब आप इतने सबूत इकट्ठे करके लेके जाते हो, और ये महीने 2 महीने में इकट्ठे हो जाते हैं सबूत। इतना कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। ऐसे तो आपकी 2 डेट ही निकल जाती है महीने 2 महीने में। उससे तो ज्यादा अच्छा है कि तैयारी कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इन लोगों की बैंड बजाने की बात भी बता के जाइए कि अब आपके अपने सास-ससुर की बैंड बजाने वाले हैं, अगर उन्होंने आप पे एक मक्कारी से भरा हुआ झूठा केस किया है तो। धन्यवाद।